नाउ स्टूडेंट्स, देखिए कल की क्लास में हमने क्या बताया था आपको। कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये एक्टिविटी पढ़ा रहा था, ठीक है ना, एक्टिविटी 1.1। और इस एक्टिविटी में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप शुगर लोगे इस तरीके से, ठीक, उसको वाटर में अगर आप डिजोल्व करोगे एक शुगर सॉल्यूशन बनेगा या सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, तो आपको याद होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से, देखिए ये आपकी बुक में डायग्राम भी दिखाया हुआ है। ये वाटर के देखिए पार्टिकल्स हैं, ठीक, और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में या वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, याद है आपको, ठीक। तो वहीं पर ये सॉल्ट या शुगर के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, इसलिए वाटर का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज है। तो ये आपको याद आ गया होगा। अब देखो इसने यहां पर आपसे एक बात करी बच्चों, एनसीईआरटी ने, ठीक है, कह रहा है कि वॉज देयर इन द, ओके, दिस इज नाउ, नेक्स्ट इज सेक्शन 1.1.2, कह रहा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कह रहा है कि अब मैटर के पार्टिकल ये कितने स्मॉल होते हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल का मतलब है कि मैटर के मॉलिक्यूल हो, और चाहे, देखिए बच्चों, तीन टर्म्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, 3 टर्म्स होते हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे चल के आप डिटेल में पढ़ोगे एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, ठीक है ना। देखो ज्यादा टेंशन मत लेना, देखो एटम का फील तो मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। एटम्स कुछ इस तरीके से, ये हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, ठीक। और मैंने आपको बताया था बच्चों, सुन लीजिए ध्यान से, देखिए, या फिर मैं इसको ना अलग से आपको बता देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, आप समझ लो भाई, पहले थोड़ा सा समझ लो पहले। देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है, मैंने आपको बताया था कि, और बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, क्या कि पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स केमिस्ट्री में आपको 3 तरीके के मिलेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। आपको मिला करेंगे एटम्स, ठीक, फिर मिला करेंगे आपको मॉलिक्यूल्स, ठीक, और फिर मिला करेंगे आपको क्या, आयंस, ठीक। पार्टिकल आपके 3 तरीके के होंगे, फर्स्ट है क्या, एटम्स, सेकंड आपका मॉलिक्यूल, और आयंस, इनकी बात करी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतने पता होने चाहिए। बेटा एटम का मैंने आपको फील दे दिया है, ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन के एटम लिखने का तरीका है, ठीक, और ये ऑक्सीजन का एटम लिखने का तरीका है, ठीक, ये क्लोरीन का एटम लिखने का तरीका है, ये सब एग्जांपल्स हैं जस्ट, ठीक। उसके बाद मॉलिक्यूल आपके, मैंने बताया था आपको 2 तरीके के मॉलिक्यूल मिलेंगे, अगर आपको याद हो, ठीक। मॉलिक्यूल मैंने आपको 2 तरीके के बताए थे, कौन कौन से, एक तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल, तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में क्या होता था बेटा, याद करो, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में क्या होता था, तो जवाब है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में सेम टाइप के ही एटम होते थे, मतलब ये इस तरीके से, ये देखिए, जैसे कि क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, ठीक। ये देखो क्लोरीन के 2 एटम से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है, ऑक्सीजन के 2 एटम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ये बातें मैंने आपको बताई थी, ये आपको याद होगा, जैसे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, और कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे होते थे, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल कैसे होते थे, ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि वाटर, ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो सारी बातें आपको याद आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सही है ना। तो ये सब मॉलिक्यूल है, ठीक, यहाँ पर पोटेशियम का एटम, मैग्नीज का एटम, और ऑक्सीजन के 4 एटम। अब आयंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान सुनो, ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस आप ये समझो आयंस में क्या होगा ना, चार्ज मौजूद होगा, सुनो, चार्ज होगा किसके ऊपर, चार्ज ऑन द एटम दिखाई पड़ेगा आपको, चार्ज ऑन द एटम, ठीक, यानी किसी एटम के ऊपर आपको चार्ज दिखाई पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, बस इतना आप सुन लो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। देखो जितने भी मेटल के एटम होंगे, मेटल के एटम होंगे, उनके ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मेटल आपके कौन कौन से हैं, सोडियम एक मेटल है, Na का मतलब सोडियम मेटल है, तो Na प्लस आयन होगा ये, यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ेगा, इसको आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, धीरे धीरे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चल के, बस अभी आप देख लो कि कैसा दिखता है, थोड़ा फील ले लो बस, और कोई बात नहीं। ये सोडियम आयन है, ठीक। इसी तरीके से
अगर आपको मैं दिखाऊं तो बच्चों, आपका जैसे मैग्नीशियम मेटल ले लिया मैंने, ठीक, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन है, बस। तो ये दो मैंने आपको मेटल के आयन दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे आप सीखोगे, टेंशन मत लो। ठीक, तो चार्ज ऑन द एटम आपको दिखाई पड़ेगा, मेटल में पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई पड़ेंगे, ये मेटल के दो एग्जांपल हैं। और नॉन मेटल में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? नॉन मेटल्स के जो आयन आपको दिखाई पड़ेंगे उस पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से, मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो उस पे नेगेटिव आता है। अब इसको आप दिल पे मत ले लेना, टेंशन मत लो आप, आपको फ्यूचर की क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी आप टेंशन मत लो, बस अभी आप देखो। नॉन मेटल बेटा जैसे Cl है, Cl के ऊपर 1- होता है, ठीक, तो इसका नाम है क्लोराइड आयन। ठीक, O के ऊपर 2- है तो इसका नाम है ऑक्साइड आयन। ठीक, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये देखो इसके ऊपर, किसी के ऊपर 2-, किसी के ऊपर 1-, किसी के ऊपर 3- भी आ सकता है। अब किसके ऊपर कितना माइनस आता है इसकी आप टेंशन मत लो, बस आप देखो कि नॉन मेटल के आयन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि इस पे माइनस चार्ज होता है, और मेटल के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। याद रखना बच्चों, जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा तो ऐसे आयंस को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। डिटेल में आपको कहां पढ़ाया जाएगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। और ये नॉन मेटल के जो आयन होते हैं इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको बोलेंगे एनायंस। करेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? बस ऐसे ही सुन लो एक बार। अब सुनो, ये जो दो तरीके के मैंने आपको आयन पढ़ाए हैं, ये आयन है मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन, सुन लो ध्यान से, ये क्या है आपके दोनों? मोनो एटॉमिक आयन है। क्या है दोनों? मोनो एटॉमिक आयन। मतलब मोनो का मतलब सिंगल टाइप के एटम आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ बस क्लोरीन का ही एटम है, या ऑक्सीजन का एटम है, या सोडियम का एटम है, या मैग्नीशियम का। लेकिन कभी कभी आपको पॉली एटॉमिक आयन भी दिखाई पड़ेंगे। पॉली एटॉमिक आयन का क्या मतलब है? कि आयन तो होगा, यानी कि चार्ज होगा उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम होगा। पॉली एटॉमिक आयन आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे? पॉली मतलब बहुत सारे, एटॉमिक मतलब एटम, बहुत सारे एटम मिलकर, जब बहुत सारे एटम की ग्रुपिंग होगी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जैसे कि SO4 2-, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। इसका नाम क्या है? सल्फेट आयन। कितना चार्ज है? 2-, यानी कि -2 चार्ज है। और इसमें एटम कितने थे? सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम है। देखा, तो पॉली एटॉमिक हो गया, यानी कि एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे। यहां पर ओनली 1 टाइप के एटम थे, ओनली सोडियम का एटम था, या तो ओनली मैग्नीशियम का एटम था, ओनली क्लोरीन का एटम था, ओनली ऑक्सीजन का एटम था। लेकिन अब एक से ज्यादा एटम्स के ग्रुप होंगे यहां पर। ये देखिए, सल्फर का एटम है, और सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, और टोटल चार्ज कितना है? -2। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका CO3 2-। ठीक, ये क्या आपका कार्बोनेट आयन है। ठीक, देख लो, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, भाई टोटल चार्ज कितना है? 2-, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। ठीक, 2- इसके ऊपर, तो ये कार्बोनेट आयन होता है। ठीक, ये सब नाम है, धीरे धीरे आप और पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन मत लेना आप। ठीक है, NH4+, ये भी पॉली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है ना, NH4+। बस अब इतना काफी है, बस आयन का मैंने आपको फील्ड दिखा दिया। यानी कि आयन क्या हुआ करेंगे? या तो सिंगल एटम होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब मेटल के सिंगल एटम होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल के सिंगल एटम होंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं ऐसे, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर ग्रुपिंग कर रहे होंगे, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, प्लस का या माइनस का, जैसे कि OH-। ये क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर एम क्या था आपको बताना, ध्यान सुनो। मेरा एम ये था बच्चों आपको बताना क्या, कि आयंस नाम के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आयन भी कुछ होता है, तो केमिस्ट्री में पार्टिकल 3 तरीके के, एटम मॉलिक्यूल का फील आप ले चुके हो। अब आयंस आ गए। आयंस आ गए या तो मोनो एटॉमिक आयन होंगे, ठीक, मेटल के जो आयन होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, नॉन मेटल के नेगेटिवली चार्ज,
और जब ग्रुप ऑफ एटम होंगे तो आपको पॉजिटिवली चार्ज भी दिखाई पड़ सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी दिखाई पड़ सकते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं। अब ये सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ध्यान से सुन लो, ये सारे के सारे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे। अब आप खुद सोचो यहां पर हाँ, जैसे कि मान लो कल मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, याद है? ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर एटॉमिक फॉर्म, याद है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर एटॉमिक फॉर्म, अगर आपको याद हो। ठीक, तो ये कोई मेटल का पीस है, मान लो ये सोडियम का पीस है, सोडियम एक मेटल होता है, ठीक, तो ये सोडियम का पीस है, तो इस पीस में ये सब क्या है? सोडियम के एटम है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? सोडियम के एटम है। ये भी सोडियम का एटम, ये भी सोडियम, सब Na का मतलब सोडियम का एटम है ना। तो चाहे ये वाले एटम्स हो सोडियम के, चाहे ये मॉलिक्यूल हो, चाहे इस टाइप के मॉलिक्यूल हो, और चाहे बेटा आयंस हो, फिर से ध्यान से सुन लो, चाहे एटम हो, चाहे मेटल के एटम हो, चाहे ये एटम्स हो, देखो ये सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन के, ठीक, और चाहे बेटा मॉलिक्यूल्स हो, चाहे मॉलिक्यूल एलिमेंट वाले हो, चाहे कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल हो, और चाहे तुम्हारे आयंस हो, आयंस में चाहे तुम्हारे मेटल के कैटायन हो, ठीक, मतलब सिंगल एटम वाले, चाहे नॉन मेटल के कैटायन हो, ठीक, और चाहे तुम्हारे पास पॉली एटॉमिक आयन हो, ये सारे पार्टिकल्स कहलाते हैं केमिस्ट्री में। और इन सभी पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, इन सभी पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। बच्चों कल की क्लास याद है आपको? कल की क्लास याद है? यही तो मैं आपको पढ़ा रहा था, याद करिए, कहाँ गया आपका ये एनसीईआरटी वाला, ठीक, ये देखिए, यही तो मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या कि ये देखो, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में जो स्पेस है वहीं तो चला गया कौन? शुगर का मॉलिक्यूल। तो वाटर के पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, तो वहीं तो चला गया कौन? शुगर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सुनो, यही एनसीईआरटी हमसे कराना चाहता है। यहाँ पे थोड़ा आप देखो, कह रहा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, कह रहा है कि ये कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, तो जवाब है भाई बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, चाहे एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो, तुम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। नेकेड आइज का मतलब विदाउट एनी गुड क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप तुम उसको नहीं देख सकते हो। इवन एटम को देखने के लिए जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स आते हैं उसकी भी हेल्प लोगे तब भी तुम नहीं देख पाओगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आता है ना, काफी हाई रेजोल्यूशन का, उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स तुम एटम्स को देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, नाउ 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 सी हियर, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर के लिए बेटा एक एक्टिविटी इसने कराई है भाई, आओ फटाफट कर लेते हैं एक्टिविटी इनकी। क्या कराना चाहते हैं एक्टिविटी में, देख लो बेटा, अपनी बुक में तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कल की क्लास में मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट दिखाया था, उसके 2 या 3 क्रिस्टल ले लो, कह रहा है। ठीक है भाई, जाओ बाजार से पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 टुकड़े खरीद के ले आइए, हाँ 2-3 क्रिस्टल ले लीजिए उसके। कह रहा है डिजोल्व देम इन 100 ml वाटर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना जरा, पानी ले लीजिए, पानी ले लोगे, लो पानी ले लो। तो ये लिया 100 ml पानी, ठीक, और इस पानी में आपने क्या किया? वो पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। तो मैंने आपको कल दिखाया था पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा? पर्पल कलर का। ये देखिए पर्पल कलर का सॉल्यूशन आ रहा है इस तरीके से, मैंने आपको कल कलर भी दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए जरा, कह रहा है डिजोल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम कितना लेना है? 100 मिलीलीटर। लैब में जाओगे तो फ्लास्क में 100 ml जहां तक लिखा रहता है, जहां तक 100 ml का निशान लगा होगा, उसमें 100 ml का मतलब वहां तक आप भर देना तो 100 ml पानी उसमें आ जाएगा, ठीक। अब सुनो क्या कह रहा है? कह रहा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अभी मैं आपको बताता हूँ चल क्या रहा है। फिर कह रहा है टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कह रहा है कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन like this 5 to 8 times. Is it the water still color? अच्छा भाई, अब ध्यान से सुनो, यहां पे देखिए जरा क्या कर रहे हैं बच्चों। इसी डायग्राम में मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। ये देखिए, ये पानी लिया आपने, ठीक, और पानी में आपने 2 या 3 क्रिस्टल, ये देखिए 1 क्रिस्टल 2 क्रिस्टल डाले पोटेशियम परमैंगनेट के। अब कलर कैसा आ रहा है? पर्पल कलर आ रहा है, लेकिन डार्क पर्पल कलर आ रहा है। तो सॉल्यूशन कितना बना? 100 ml का। अब सुन लेना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से,
क्या लेवल बढ़ गया? बताइए, ये 100 ml था, ये भी 100 ml है, क्या लेवल बढ़ गया? बताइए, क्या वॉल्यूम बढ़ा, लेवल बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो कहां चले गए? इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ द वाटर, वाटर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस थे वहां चले गए होंगे। अब सुनो, आप देखोगे ये वाला कलर आपको डार्क लग रहा है, ये उससे हल्का लग रहा है, ये वाला कलर उससे हल्का है, और ये वाला उससे लाइट हो गया। हो गया? लेकिन कलर अभी भी पर्पल है, कलर अभी भी पर्पल है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन पहले बना 100 ml का, सुन लेना ध्यान से, पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में इसमें से 10 मिलीलीटर निकाला। सुन लो, इसमें से हमने कितना निकाला? 10 मिलीलीटर। और इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के हमने 100 ml का फिर से सॉल्यूशन बनाया। कैसे बनाओगे? तो जवाब है कि 10 ml इसमें से निकाला और 90 ml पानी ले लोगे। भाई चेक कर लेना, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में कितना है? 10 ml सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, जो यहां से निकाला। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक, तो इस सॉल्यूशन को 10 ml लिया आपने ये, और इसको पानी यहां पे आप तैयार रखोगे कितना? 90 ml। सुन लेना ध्यान से, 90 ml पानी में मिलाओगे इसको। क्यों? तभी तो भाई 100 ml, सॉरी 10 ml प्लस 90 ml मिलके कितना बनाएगा? 100 ml का सॉल्यूशन। बार बार हमें 100 ml का सॉल्यूशन तैयार करना है। तो यहां से आप 10 ml निकालोगे और 90 ml का पानी लोगे। ये 90 ml क्या लिया? H2O, वाटर। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब इसमें आप 10 ml डालोगे तो ये वाला 10 ml इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाएगा और इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। सुन लो ध्यान से, कंफ्यूज तो नहीं हो? ये 90 ml का पानी जो तुमने लिया, ये भाई इसका लेवल तो बढ़ेगा। अरे तुम पानी में ही तो ये सॉल्यूशन मिला रहे हो, और इस सॉल्यूशन में ज्यादातर, सुन लो सुन लो सुन लो भाई, सुन लो, गड़बड़ मत कर देना। देखो देखो, ये इसको थोड़ा बड़ा करके फिर बताता हूं, समझो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से चेक करो। देखो देखो, आपने क्या किया, यहां से 10 ml निकाला ये। ठीक, तो ये 10 ml जब आपने लिया तो इसको आप पता है किसमें ऐड करोगे? ये ऐसे, ये पानी में ऐड करोगे आप इसको। ये पानी है, कितना पानी है? 90 मिलीलीटर। अब सुन लेना ध्यान से, जैसे ही तुम इसको इसमें ऐड करोगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका लेवल बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, ये 90 ml से होकर कितना हो जाएगा? 100 इस बार। क्यों बढ़ेगा सर? अब बच्चे बोलते हैं सर ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में चले जाएंगे सर। अरे भाई 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 सुनो, इस सॉल्यूशन में दो चीजें मौजूद हैं, इसमें दो चीजें मौजूद हैं। क्या क्या? एक तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल KMnO4, और दूसरा पानी भी तो है। ठीक है, पानी के साथ ही तो सॉल्यूशन बनाया था, तो दूसरा वाटर भी तो है। तो ये वॉल्यूम किसकी वजह से आया 10 ml? भाई पानी की वजह से आया, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट तो वैसे ही पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेस में मौजूद है यहां पर। अब इसको उठा के जब तुम इसमें डालोगे तो खुद दिमाग लगाओ, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें तो नहीं, थोड़ी ना पानी फिट हो जाएगा। पानी को तो जगह चाहिए भाई, पानी को तो जगह चाहिए। यानी कि इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे वो तो अपनी जगह मांगेंगे ना। तो इसमें 10 ml वॉल्यूम के ही, यानी कि 10 ml स्पेस घेरने वाले ही पानी के मॉलिक्यूल थे, और उन पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वहां पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल थे। तो इसको उठा के जब तुम इसमें डाल दोगे तो भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के यहां पे जितने पार्टिकल थे, ध्यान से सुनिए, यहां पे जितने पार्टिकल थे, मान लो बेटा यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट के मान लो 1000 पार्टिकल थे। कितने? अरे भाई मान लो, वैसे 1000 से तो बहुत ज्यादा होंगे, बट मान लो 1000 पार्टिकल थे। अब 1000 पार्टिकल पहले इतने से वॉल्यूम में रह रहे थे तो कलर डार्क था। अब 1000 पार्टिकल ये पूरे में फैल गए तो कलर हल्का हो जाएगा इसका, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट। भाई कलर क्यों दिखाई पड़ता है? कलर क्यों दिखाई पड़ता है? लाइट आएगी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था पहले इतना सा पोर्शन। अब ये सारे पार्टिकल जो पोटेशियम परमैंगनेट थे ये इसमें इस तरीके से फैल गए। तो पहले पास पास थे सारे, है ना, पास पास थे। ये देखो इतने से वॉल्यूम में सारे थे, तो लाइट को, मतलब वो जो लाइट थी आपकी जो भी आपको दिखाई पड़ रही पर्पल कलर वाली, उसको ज्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट करते थे। अब ये ऐसा स्प्रेड हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, तो लाइट को जब स्प्रेड कर रहे हैं तो लाइट उतनी मात्रा में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। या आप इस डिटेल में मत जाओ लाइट वाले में, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उतने ही पार्टिकल अब फैल गए ना भाई पूरे सॉल्यूशन में। तो यही 1000 पार्टिकल अब इतने से जगह में आ रहे हैं। तो जब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कम जगह में रहते हैं, कम वॉल्यूम में रहते थे, हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है? जब उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स
कम वॉल्यूम में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है, और जब उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा वॉल्यूम में फैल जाते हैं तो हम बोलते हैं डाइल्यूट हो गया। तो ये डाइल्यूट हो गया, और कलर भी हल्का हो जाएगा क्योंकि सारे पार्टिकल ऐसे फैल गए। ठीक, किसके पार्टिकल? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल। ठीक, अब सुनो, अब हमने क्या किया, यहां से फिर से 10 ml निकाला। अब इस 10 ml को हम फिर से 90 ml का पानी लेके उसमें ऐड करेंगे, तो फिर से सॉल्यूशन बनेगा 100 ml का। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें जब आपने इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से 100 ml सॉल्यूशन निकाला, तो इसमें केवल पोटेशियम परमैंगनेट के मान लो कितने पार्टिकल हो गए? अरे भाई मान लो 500 पार्टिकल हो गए, हाफ हो गए, सही ना, क्योंकि इससे डाइल्यूटेड है ये वाला। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कम पार्टिकल है, 500 पार्टिकल है KMnO4 के। अब इसको उठा के तुमने पानी में डाला, तो 500 पार्टिकल, पहले इतने से वॉल्यूम आते थे 10 ml में, लेकिन अब वही 500 पार्टिकल 100 ml में आ जाएंगे जब तुम इसमें 90 ml पानी मिलाओगे। तो अब बताओ, और डाइल्यूट हो गया। तो अब जब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा और ये डाइल्यूटेड कहलाएगा। तो याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन एक बार डाइल्यूट हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो डाइल्यूट ही है जिंदगी भर के लिए। आप जब उसको दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर करोगे तो क्या पता ये कॉन्सेंट्रेटेड बन जाए और ये डाइल्यूटेड हो जाए। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो, सही है ना। तो इसके कंपैरिजन में ये फिर से डाइल्यूटेड हो गया, सही है। अब आगे बढ़ो, फिर से यहां से निकाला आपने 100 ml, 100 ml में से 10 ml निकाला। ठीक, अब इसमें मान लो 250 पार्टिकल्स हैं KMnO4 के, कितने? 250 पार्टिकल्स हैं KMnO4 के। ठीक, और इसको आपने मिलाया नेक्स्ट 90 ml पानी में, तो ये और डाइल्यूटेड हो गया और इसका कलर हल्का हो गया। यानी कि उतने ही 250 पार्टिकल अब यहां पे रह रहे हैं, उतने ही 500 यहां पे थे और उतने ही 1000 यहां पे थे। तो आप देख सकते हो, पहले उतने ही वॉल्यूम में 1000 पार्टिकल थे किसके? KMnO4 के, तो कलर डार्क आ रहा था। फिर उतने ही वॉल्यूम में 500 पार्टिकल हुए तो कलर लाइट हो गया। कलर किसकी वजह से? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से कलर है, पानी की वजह से तो कलर है नहीं। फिर इतने ही वॉल्यूम में 250 पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल हैं, ठीक, तो कलर और लाइट हो गया। तो इस तरीके से सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होता जा रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हो कि हाँ भाई पार्टिकल इसके बहुत छोटे हैं, पार्टिकल इसके बहुत छोटे हैं। किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तभी तो इनके नंबर ही नहीं खत्म हो रहे। मैंने तो तुम्हें नंबर क्या लिए बताओ? 1000, 500, 250 ऐसे लिए। ऐसे नंबर नहीं होते, नंबर इसके अरबों खरबों में होते हैं, करोड़ों में, अरबों खरबों में होते हैं, ठीक है ना। ठीक, क्या आप इमेजिन कर सकते हो इसके पार्टिकल छोटे छोटे होंगे बच्चों, तभी तो जब आप बार बार डाइल्यूट करते हो तो आपको कलर मिल रहा है। कलर किसकी वजह से मिल रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से मिल रहा है। यानी कि अगर कितने यहां पे देखिए, अगर हम इसको और डाइल्यूट करते तो फिर से यही कलर मिलता, पर्पल। पर्पल कलर क्यों मिल रहा है बार बार? क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसका मतलब अनगिनत नंबर में वो, मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारे पार्टिकल हैं वो। मतलब काउंट तो कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, बट मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे हैं, तभी तो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालते हो। बहुत सारे का मतलब है, आप बस इतना दिमाग लगाओ कि बहुत सारे पार्टिकल इतने से इतनी सी जगह में आज, मतलब इतने से वॉल्यूम में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फिट हो गए, मतलब पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तभी तो फिट हो गए। ठीक, तो आई थिंक आपको थोड़ा फील आया होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है देखो बता रहा है कि हाँ भाई पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तभी ये बार बार जो है फैल जा रहा है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए, कह रहा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखा आपने, केवल 2 क्रिस्टल डाले थे, ओनली 2 क्रिस्टल डाले थे, ठीक है ना। अब यहां से आपको और अच्छा फील आएगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात बताता है। कह रहा है कि ओनली, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कहाँ गया, कह रहा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, केवल तुमने 2 क्रिस्टल लिए थे, ये देखो स्टार्टिंग में। अब जब 2 क्रिस्टल इतने सारे वॉल, मतलब समझ रहे हो ना, अगर हम इसको इस 100, मतलब अगर इस 100 ml को एक बकेट में भी डाल देना तो उसका भी कलर पर्पल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या कि इस छोटे से 2 क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट का जो 2 छोटे से क्रिस्टल में ही इतने पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल इसमें, फील करो। ये क्रिस्टल था,
इस क्रिस्टल में ही पोटेशियम परमैंगनेट के भैया बहुत सारे पार्टिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से तो कलर आ रहा है, तो ये बहुत सारे पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है KMnO4। KMnO4 इसमें बहुत सारे KMnO4 हैं, बहुत सारे KMnO4, इतने कि काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ये और मैंने आपको यही तो पढ़ाया था कि भैया मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा ये क्रिस्टल, और पोटेशियम परमैंगनेट का साइज बहुत छोटा होता होगा। वैसे जो सच्चाई है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, सच्चाई तो ये कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो खुद ही दो तरीके के आयन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे किससे, आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, आगे हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, 10th क्लास में। ये K+ और दूसरा है MnO4-। ठीक, ये दो तरीके के आयन है। ठीक, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन, और इसको बोलते हैं हम क्या, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ठीक, तो इनसे मिलके बना होता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना डिटेल में मत सोचो, बस आप समझो कि एक मॉलिक्यूल है और ये साइज में बहुत छोटा है। ठीक, हालांकि ये भी दो आयन से मिलके बना है, ये है इसका कैटायन पॉजिटिव वाला, वो है उसका एनायन, वो पॉलीएटॉमिक है और ये मोनोएटॉमिक है, वो बहुत सारे एटम, मैग्नीज और ऑक्सीजन के 4 एटम से मिलके बना है, ये पोटेशियम के 1 एटम से मिलके बना है। ठीक, तो अभी आप इतना डिटेल में मत जाओ, आप ये सोचो कि बस ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का, ये क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना था, ये मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है ना, बस यही है और क्या है। अब वही इतने छोटे से क्रिस्टल में अनगिनत मॉलिक्यूल है, अनगिनत का मतलब है मोल कॉन्सेप्ट से हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो तो बात की बात है कितने, बस बहुत बड़े नंबर होते हैं ये, तो बस ये इसमें लगातार आते चले जा रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। ठीक है, तो देखा आपने, दो क्रिस्टल ने लगभग 1000 लीटर पानी को कलर कर दिया, उसके वॉल्यूम में कलर दे दिया। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। देखा, केवल एक क्रिस्टल लिया पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें हम कह सकते हैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही हो गया भैया वो, 10 मिलियन बहुत हो गया वो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 10 मिलियन पार्टिकल्स हैं इसमें लगभग, कह रहे हैं कितने होते हैं वो काउंट करने की जरूरत नहीं भाई तुम्हें, वो मोल कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक, तो कह रहा विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, धीरे धीरे ये इस तरीके से डिवाइड होके स्प्रेड होते चले जा रहे हैं। ठीक, कह रहा द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। मतलब कह रहा है सेम एक्टिविटी करो डिटॉल के साथ, डिटॉल है आपके घर में, तो 2 ml, केवल 2 ml, केवल 2 बूंद 2 बूंद का मतलब है 2 बूंद नहीं भाई, 2 ml डिटॉल ले लो, उसको पानी में डालो, स्मेल करो, डिटॉल की स्मेल आएगी। फिर क्या करोगे, यहां से 10 ml डिटॉल का सॉल्यूशन निकाल के 90 ml पानी में ऐड करो, इसमें भी डिटॉल की खुशबू आएगी। फिर यहाँ से 10 ml निकाल के नेक्स्ट 90 ml पानी में ऐड करो, इसमें भी डिटॉल की खुशबू आएगी, स्मेल आएगी। फिर यहाँ से 10 ml निकाल के 90 ml में, तो बार बार डिटॉल की स्मेल क्यों आ रही है, यानी कि 2 बूंद जो ड्रॉप डिटॉल है, जरा ध्यान देना बच्चे यहाँ पर। ठीक है, अब आपको थोड़ा फील लेना होगा, वो जो 2 बूंद ड्रॉप थी किसकी, डिटॉल की, ये देखिए 2 बूंद ड्रॉप जो थी डिटॉल की, थोड़ा जूम करके देखें, ये डिटॉल की ड्रॉप है। अब बताओ डिटॉल की ड्रॉप मैटर है? यस सर, ये मैटर है, क्योंकि इसमें क्या है, मास है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है ना, तो डिटॉल जिस भी टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा बच्चों, डिटॉल जिस भी टाइप के मॉलिक्यूल्स अब होंगे उसमें, कुछ भी मॉलिक्यूल, उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है ना, उसका हमें फॉर्मूला नहीं याद करना है, टेंशन मत लो। ठीक, तो जिस भी टाइप के मॉलिक्यूल डिटॉल में होंगे, वो मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे और अनगिनत संख्या में एक ड्रॉप में, सोचो एक ड्रॉप बनाने के लिए, डिटॉल की एक ड्रॉप बनाने के लिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत है बच्चों, इतने सारे कि कितने सारे, उसको काउंट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तब, बहुत सारे, करोड़ों अरबों खरबों। ठीक, तो इससे ये पता चलता, प्रूफ होता है कि भैया जो पार्टिकल है, ठीक है ना, मैटर का जो पार्टिकल है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आपका मॉलिक्यूल हो, और चाहे वो आपका आयंस हो, साइज बहुत छोटा होता है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहा है द सेम एक्टिविटी कैन बी डन, हाँ डिटॉल के साथ कर लिया, कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। देखा, वही बात कर दी इसने, ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, कह रहा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन। अगर तुम्हारे सामने एक एटम आ जाए तो तुम उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाओगे, बहुत छोटा होता है। ठीक, अब नाउ स्टूडेंट्स,
अब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में बेटा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, वो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो ये बात बेटा मैंने आपको पहले भी बताई है। ये देखिए सेक्शन 1.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मेन हेडिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की क्या विशेषताएं होती हैं। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे आदमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई इंसान होता है, ईमानदार होता है या बेईमान होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नाउ सेक्शन 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं, अब मैंने आपको बताया बेटा पार्टिकल, ध्यान से सुन लो, पार्टिकल चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, और चाहे पार्टिकल आयंस क्यों ना हो, तो इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। पढ़िए, कह रहे हैं इन द एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट द पार्टिकल ऑफ द शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और द पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in the water. Similarly, when we make a tea, coffee, lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of the matter. Okay, so बस यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, इसमें क्या नया है बताओ, मैंने पहले भी आपको बताया था ना, ठीक। मैंने आपको पानी का एग्जांपल लिया था, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब तुम इसमें शुगर डिसॉल्व करोगे, याद आया, जब तुम इसमें शुगर डिसॉल्व करोगे, ठीक। सो ये देखिए, ये सब शुगर के पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे, और इस स्पेस को मैंने आप बताया, हालांकि नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट इसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और क्या। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये बातें हो गई, ये आपको पता भी है बच्चों, ओके। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा, आपको प्रॉपर्टी बताना चाहता है 1.2.2। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यदि अगर आपको याद हो, कल मैंने NaCl का आपको क्रिस्टल दिखाया था, याद है, तो उसमें सोडियम क्या है ना, और मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से, अच्छा लगेगा आपको। ये देखो NaCl का मैंने आपको क्रिस्टल दिखाया था कल, ठीक है। अभी एक चीज दिखाता हूं आपको, अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करो। देखो NaCl क्रिस्टल, ओके, ये वाला डायग्राम यदि आपको याद हो, कहाँ गया, चलो यही देख लो तुम, ये वाला डायग्राम देख लो, एक मिनट। ये देखो कुछ दिखाया था मैंने कल तुम्हें, ठीक, ये दिखाया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ध्यान से चेक करो। अब देखो मैंने आज आयन के बारे में बताया, तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें देखो ये ब्लू वाले क्या है, क्लोरीन के, क्लोरीन एनायन है, क्लोराइड एनायन है ना, या क्लोरीन के एटम तुम बोल सकते हो, एटम तो नहीं, आयन है ये। अब बात सुन लो, आयन बता दिया तो सुन लो, ये Cl- आयन है, Na+ आयन है। तो ये देखिए ये इस तरीके से आयन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है क्या, बताइए, ये पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं दिखाई पड़ रही है सब। तो मैंने आपको बताया था कि मैटर चाहे आयन से मिलके बनाओ, चाहे आपका मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बनाओ, चाहे आयन से मिलके बनाओ, चाहे एटम से मिलके बनाओ, पार्टिकल चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, और चाहे आयन हो, स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। पानी के केस में मैंने आपको दिखाया था, वाटर के केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें आयंस होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसमें आयंस के बीच में स्पेस है। और इसी तरीके से किसी मेटल को यदि देखा जाए तो मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है, मेटल के एटम के बीच में, देखो यहां पे आ जाते हैं। इसी तरीके से यदि आप किसी मेटल के पीस को देखोगे ना, ठीक, यदि आप किसी मेटल के पीस को देखोगे तो मेटल के एटम्स के बीच में बच्चों स्पेस होता है, ओके। मेटल के एटम्स के, ये एटम्स है मेटल, मैंने आपको बताया था मेटल एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, ये सब मेटल के एटम है। तो अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ आपको स्पेस दिखाई पड़ेगा एटम्स के बीच में, ठीक, यही बात है बस। ना बच्चों अब हम लोग देखते हैं जरा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट सेक्शन 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूस मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। रुको भाई, इसको करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं मैं, ध्यान सुनो। देखो एनर्जी तो आपने कभी ना कभी सुना होगा छोटी क्लासेस में, अपने 8th क्लास में, एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी समथिंग बाय विच वी कैन डू वर्क, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो भाई सुन लो। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर सकती है, बस, किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर सकती है, अब ज्यादा टेंशन मत लो।
अब आप सुनो, एक एनर्जी का फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। सुनो, अब ध्यान से समझो, देखो समझो समझो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। बच्चों एक बात बताओ कि अगर 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 ध्यान से सुनिएगा, ये भी सॉल्यूशन है मेरे पास एक। देखिए, ये पेन का कैप है, अब इसको मैं भी वैसा फेंकूंगा सामने दीवार पे, ठीक? चलिए, ये ऐसा मैंने इसको फेंका, ये जाके देखो वो दीवार भी टूट गई, देखो थोड़ी सी उसका जो पेंट है निकल गया, ठीक है? इसने जाके दीवार पे टक्कर किया तो उसका पेंट भी निकल गया। तो फिजिक्स की भाषा में हम बोलेंगे इसने जाके दीवार पे वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। भाई अगर मैं तुम्हें इस तरीके से फेंक के मार दूं तुम्हारे फेस पे, ऐसे मान लो, वैसे नहीं मारूंगा मैं, सुन लो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जाएगा तो ऐसे करके ये आपके, ये ऐसे फेस को ऐसे दबाएगा, फिर वापस आएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये इसको क्यों दबा पा रहा है, मतलब आपका जो भी फेस है इसको ऐसा प्रेस क्यों कर पा रहा है? आपकी चोट भी लग जाती है। तो ये आके ऐसा हिट कर रहा है तुमको, यानी कि तुम्हारी बॉडी पे वर्क कर रहा है एक तरीके से, ठीक है? वर्क क्या होता है फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन ये कैप को मैंने ऐसा फेंका तो ये वर्क कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, यदि कोई ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी कि मोशन कर रहा है, तो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है, ये ऐसे देखो मोशन कर रहा है, मोशन आप चैप्टर पढ़ चुके हो, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मोशन कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सुन लिया ध्यान से क्या बताया मैंने? यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, बस। अब बताओ, अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूं, ऐसे मोशन कर रहा हूं, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी बताइए बच्चों? कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। किसी बॉडी, कोई बस इतना आप समझो, ज्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझिए जरा, क्या कि यदि किसी कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास उस टाइम जो एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। बस। अब सुनो बेटा, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जाता है के डॉट ई से, ठीक? और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, याद रख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी। हाफ का मतलब 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम क्या होता है? एम क्या होता है? एम होता है बेटा मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है? या मास ऑफ द बॉडी भी आप बोल सकते हो। जो बॉडी चल रही होगी उसका मास होता है, मास तो जानते हो ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक? ओके। अब नेक्स्ट है बेटा, वी क्या होता है आपका? वी क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक? क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक? और बॉल का बेटा मास कितना है? 2 किलोग्राम। अरे भाई मान लो, हाइपोथेटिकल डेटा है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो मास कितना है? 2 किलोग्राम। और इसकी स्पीड कितनी दी है बेटा? मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक? तो बताओ इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? और याद रखिएगा कि अब मास अगर आपने किलोग्राम में लिया है, अगर स्पीड आपने किस में ली? मीटर पर सेकेंड में, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी जूल्स में। तो काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? याद रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल्स। जूल्स को हम जे से दिखाते हैं, ठीक? ओके। नाउ अब ध्यान दो जरा, यहां से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? लगाइए फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, का मतलब होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू एम, एम कितना है? 2 किलोग्राम, और वी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक? 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 टू द 10 मत कर देना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 होता है, 5 इंटू 5 तो कितना आ गया? 25 जूल्स,
जे का मतलब जूल्स, ठीक। तो इस तरीके से इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल्स है। अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से चेक करो, अगर आप वी, इसको हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये जो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ जाती है, वी के बढ़ाने से। स्पीड बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मास बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मास तो ऐसे कांस्टेंट रहता है। अब आप खुद देखो आपके सामने, इसका मास तो फिक्स है। एक बार इसको हमने धीरे से फेंका, ठीक, तो आपको धीरे चोट लगेगी, ज्यादा चोट नहीं लगेगी आपको। लेकिन अगर मैं इसको हाई स्पीड से फेंक देता हूं, तेजी से फेंकूंगा, तो तेजी से फेंकने से v की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, या वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आके आपको बहुत तेजी से चोट करेगा, ठीक। यानी कि आपने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, सुन लो ध्यान से, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। यस सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर v बढ़ जाएगा, कॉपी में नोट लगाएं, याद करें। अगर, ये मैं अलग से लिखवा देता हूं, इफ स्पीड इंक्रीजेस, इफ स्पीड इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, अब हम वापस केमिस्ट्री में लौट के आते हैं बच्चों। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा आप समझिएगा जरा। केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले आप समझो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर पता है क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या बोला मैंने, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये क्या बात हो गई, सुनो ध्यान से। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यही इसका टेम्परेचर है। बस उसी को नापने का जो तरीका, उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी हद तक गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट कितनी हद तक क्या है, ठंडा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपने सुना होगा ये चाय का कप रखा है इस तरीके से, करेक्ट, ये चाय का कप रखा है। अब आपने इस कप को टच किया, आप बोलोगे अरे भाई हम, मेरी तो फिंगर जल गई बहुत तेजी से, है ना। एक ये कप रखा है, इसकी चाय ज्यादा गर्म नहीं है, तो ये वाली जो चाय है इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर है कितना हो जाएगा, मान लो हो गया बेटा ओनली 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ सकते हो, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसमें हाथ डाला तो जल गया आपका हाथ, ये बहुत तेजी से। और इसमें आपने हाथ डाला तो आपका हाथ, हाँ ठीक है, आप बोलोगे हाँ गुनगुनी है चाहे, गुनगुना गुनगुना है, थोड़ा सा हल्का गर्म है, बहुत गर्म नहीं है। तो फिजिक्स की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे बात नहीं करी जाती है। फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस की भाषा में बच्चों, या आप न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाओगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म के लिए नंबर बड़ा होगा यहाँ पर, कम गर्म के लिए नंबर छोटा होगा यहाँ। अगर और छोटा नंबर हो जाएगा, जैसे ठंड का जब मौसम आता है, तो आप बोलते हो आज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, ओनली 8 या 7 डिग्री सेल्सियस है। अब 7 डिग्री सेल्सियस में डिग्री ऑफ हॉटनेस बहुत कम है, यानी कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस आ गई उसमें, ठंडा हो गया वो। अब क्या है ये ठंडा गर्म, तो ध्यान से सुनिए होता क्या, मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टेम्परेचर होता है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है बेटा केल्विन, याद रखना, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन, केल्विन को के से दिखाते हैं, याद रखना। फिजिक्स या केमिस्ट्री में टेम्परेचर को किस में मेजर करते हो, केल्विन में, केल्विन होता है के। और सुनो, जब भी आपको कोई टेम्परेचर बेटा डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 ऐड करके, याद रखिएगा ये। कोई भी टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 ऐड करके। मतलब अगर आपको इस टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाना है तो उसमें 273 ऐड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा चेक कर लेना कितना आ जाएगा भाई, 273 और प्लस 40, है ना, 3 प्लस 0 3, 7 प्लस 4 11, 1, 313 केल्विन आ गया। लो, तो डिग्री सेल्सियस से किसमें चेंज हो गया, केल्विन में, ठीक। इसी तरीके से दूसरा सवाल करिए, मान लो ये वाले टेम्परेचर को आपको चेंज करना है केल्विन में, तो क्या करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करोगे, 273, तो आंसर कितना आ जाएगा, 373 केल्विन, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो गया बताइए, केल्विन में, ओके, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए।
तो ये चीज है। बहरहाल अब हम वापस लौट के आते हैं। अब होता क्या है, ध्यान समझो। जो जब ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, जैसे अब हम फिर से कप बना लें, ये फर्स्ट कप था और यहाँ पे टेम्परेचर अब हमने निकाल लिया किसमें, चलो डिग्री सेल्सियस में रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, देखो पता है बात क्या होती है, ज्यादा टेम्परेचर पे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ध्यान से सुन लीजिए, ज्यादा टेम्परेचर पे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। बच्चों याद रखिएगा, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर बढ़ रही है, ठीक, तो पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। याद रखिएगा भाई, ज्यादा है टेम्परेचर मतलब ज्यादा गर्म है, गर्म का मतलब होता है पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ऐसे आप समझो। ठीक है, धीरे धीरे अभी चैप्टर में और फील कराएंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप इतना समझो। मैं आपको असली बात बताऊं, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, देख लेना भाई, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगी। क्यों भाई, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो स्पीड भी ज्यादा होगी। यानी कि जब आप इसमें चाय में हाथ डाल रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो इसके जो पार्टिकल है वो ज्यादा स्पीड से तुम्हें हिट कर रहे हैं भाई। इसके जो पार्टिकल है वो रैंडमली इधर उधर चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, पक्का 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 पक्का। ठीक है, पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं हमेशा, और ज्यादा टेम्परेचर पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा, और ज्यादा स्पीड से वो चलते रहते हैं। तो जब तुमने इसमें फिंगर डाली तो चाय के जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब चाय के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम एटम होंगे जो भी, वो तुमको बहुत तेजी से आके ठक से ऐसा टक्कर करते हैं। तो तुम बोलते हो कि अरे भाई बहुत गर्म है, गर्म का मतलब है वो तुम्हें बहुत तेजी से चोट करते हैं, आके मारते हैं। हाँ भाई, जैसे अगर मैं तुम्हें इस पेन से मार दूं तुम्हारे सर पे ऐसे, तब तो तुम बोलोगे कि अरे बड़ी तेज लग गया भाई, है ना, क्योंकि पेन तुम्हें दिख रहा है, पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स तुम्हें नहीं दिखते हैं। लेकिन जब तुम चाय में हाथ डालते हो तो वही अंदर भैया एटम एंड मॉलिक्यूल इधर उधर चल रहे हैं, टक 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 बहुत तेजी से। अब उसके रास्ते में कोई आएगा, जो तुम्हारी फिंगर आती है तो फिंगर को जोर से हिट करता है वो, ठक, और ऐसा वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो हाई टेम्परेचर पे जो अंदर एटम या मॉलिक्यूल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, तो तुम फिंगर डालोगे बहुत हाई स्पीड से तुम्हें टक्कर करेगा। तो वो टक्कर का जो एहसास है उसको हम बोलते हैं अरे बड़ी गर्म चाय। आप अपनी उंगली निकाल लेते हो उसमें से फिंगर, यहाँ पे देखिए, इसमें आप हाथ डालोगे इस तरीके से तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ओनली 40 डिग्री सेल्सियस। तो यदि टेम्परेचर कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कम है, और इसकी स्पीड भी कम है। तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे चलते हैं। तो आप फिंगर जब डाल रहे हो उसमें इस तरीके से, ठीक है, तो वो पार्टिकल धीरे से, बहुत धीरे से स्पीड में आपको टक्कर करेगा, तो आपको उतनी भयंकर चोट तो लगती नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ उतना गर्म नहीं है। ये चीज है बस, तो याद रखिएगा। ये आपने देखा। अब एक बात और थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जैसे ये रूम टेम्परेचर है अभी, है ना, रूम टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है लगभग कितना, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक, इसको रूम टेम्परेचर बोला जाता है। इतने टेम्परेचर को आप रूम टेम्परेचर बोल सकते हो। तो ये जो रूम टेम्परेचर है, यहां पर क्या है अभी बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस का मान लीजिए टेम्परेचर है, ठीक। अब यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इतना तो आपको पता है, एयर के मॉलिक्यूल है कि नहीं बताइए, है, एयर में मॉलिक्यूल है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दुनिया भर की नोबल गैसेस हैं आपकी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। अब सुनो, तो इस टेम्परेचर पे, यानी कि जो भी रूम टेम्परेचर है, अब अगर टेम्परेचर है तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी जरूर होगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, अब हम टेम्परेचर में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हो, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ पार्टिकल के पास भाई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बताओ यहां रूम में जो पार्टिकल हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, यस, ये रैंडमली इधर उधर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे, अलग बात है, ये रैंडमली इधर उधर चल रहे हैं, ठीक। तो इतना सब कुछ बनाने के बाद एक बेस आपका, आइए एनसीईआरटी में चलते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहते हैं। यहां पर आइए, कह रहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, देखा बोल दिया उसने कि जो पार्टिकल है मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं, और ये अभी कुछ हमें यहां पर एक एक्टिविटी कराएगा, लेकिन उस एक्टिविटी को करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना थोड़ा सा ये चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बताना चाहता हूं। अभी आपने, मैंने आपको एयर का एग्जांपल दिया, तो उसमें एयर क्या, गैस, गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब बच्चे ये सोचेंगे क्या सॉलिड के पार्टिकल भी चल सकते हैं, हाँ चलते हैं, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा
और बाद में करेंगे, मतलब इसका जो पार्टिकल है वो निकल के ऐसा भाग नहीं जाता है, बस आप ये समझो। ये ऐसा बेचारा बैठा हुआ अंदर और टक 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 अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट कर रहा है बस। लिक्विड के पार्टिकल भी अगर ग्लास में रखें तो मोशन कर रहे हैं इस तरीके से, वो आपको आंखों से मोशन करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन रैंडमली इधर उधर। अभी चाय में आपने देखा था, चाय लिक्विड थी, उसके पार्टिकल तुम्हारे हाथ को आके तेजी से हिट कर रहे थे ना। तो मोटी मोटी बात यह है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है ना, उनके पार्टिकल्स के पास रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से वो मोशन करते रहते हैं, चाहे वाइब्रेशन मोशन करते हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से टहलते हो जैसे एयर के मॉलिक्यूल से या लिक्विड के मॉलिक्यूल है। ठीक, अब सुनो। अब बच्चों इसने देखो क्या हमसे एक एक्टिविटी कराई, इस एक्टिविटी को देख ले भाई। कह रहा पुट अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अगरबत्ती आपने देखा है, ठीक है ना, अगरबत्ती पूजा करते हैं, इससे महक आती है उसमें, ठीक है ना, पूजा अर्चना के कामों में लाया जाता है। तो ये अगरबत्ती इस तरीके से घर के कोने में जला लीजिए कह रहा है। ठीक है भाई, जला लो घर के कोने या क्लासरूम के कोने में। यहां आपने अगरबत्ती जलाई और यहां पर कोई बंदा बैठा आपका फ्रेंड, ये इस तरीके से, और इसको स्मेल आ जाती है थोड़ी देर के बाद। हाँ, अगरबत्ती वहां पर जलाइए और स्मेल यहां आ रही है इसको। क्यों? क्योंकि ये अगरबत्ती जब जलती है बच्चों, तो इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती होंगी जिससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता होगा। प्रोडक्ट कैसे बनता है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, वो सब छोड़ो, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे, वो हम 10th में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझो यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कुछ पार्टिकल निकलते हैं यहाँ पे। अब वो पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों, ठीक है, आपको धुएं जैसा कुछ दिखता है ना, जहां अगरबत्ती जल रही होती है धुएं धुएं जैसा कुछ निकलता है, स्मोक जैसा कुछ है ना। हाँ, तो वो पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं, वहां पर बहुत पास पास होते हैं, तो आपको कुछ दिखाई पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में कलर आया था, जब उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था तो डार्क कलर था, फिर धीरे धीरे जब आप उसको डाइल्यूट कर रहे थे तो कलर दिखना धीरे धीरे बंद हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था या लाइट हो रहा था। इसी तरीके से जब आप अगरबत्ती को जलाते हो तो पहले यहाँ पर कुछ आपको फ्यूम्स दिखाई पड़ते हैं इस तरीके से, फिर धीरे धीरे ये, भाई ये क्या है, पार्टिकल्स की संख्या है, मतलब कुछ पार्टिकल प्रोडक्ट में बन रहे होंगे, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर स्पेशल टाइप के, ठीक है ना, जिससे कि आपको कुछ यहाँ धुआं जैसा कुछ दिखता है। अब धीरे धीरे वो स्प्रेड आउट हो जाएगा ऐसे करके, और रूम टेम्परेचर है तो ये जो पार्टिकल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे। जो भी पार्टिकल बन के निकल रहे हैं, भाई अगरबत्ती आपने जलाई, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिसमें कुछ पार्टिकल बने होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बने हुए, वो इधर उधर जाएंगे इस तरीके से। ठीक, अब वो चलते 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 यहां पहुंच गया, ये लो। ठीक, तो थोड़ी देर के बाद इसको स्मेल आएगी उन पार्टिकल्स की। भाई पार्टिकल कुछ ना कुछ स्मेल देते होंगे हमारे क्या नाम है ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता होगा, मतलब स्मेल का हमारी बॉडी में, तो कुछ ना कुछ स्मेल आती है, क्या दिक्कत है बताइए। तो वही उसने पूछा, कह रहा है कि हाउ क्लोज डू यू हैव टू नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। हाँ भाई ठीक है, बहुत दूर बैठते तभी स्मेल आती है, हाँ आती है भाई आती है, क्योंकि इसके पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं, यही बोल रहा है वो। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, तो पार्टिकल जो है मैटर के लगातार इधर उधर डायरेक्शन में बच्चों रूम टेम्परेचर पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से जरा चेक करोगे आप। अब यहां पर आ जाओ, एक्टिविटी कह रहा है टू टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद द वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली। अच्छा, इसको हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने क्या सीखा अभी बताइए। आज की क्लास में अभी तक आपने ये सीखा है कि पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं, और मैंने आपको क्या बताया कि पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल आपको स्टार्ट यहीं से कराएंगे। ठीक है, इतना आपको पढ़ के आना है, याद करके आना है। चलिए जाइए।